बात बहुत ही पुरानी है। लखनपुर राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा शरारत करता रहता था और जब भी मोहन उससे कहता, राजू, तू हमेशा झगड़े, मारपीट और शरारत करने में ही समय बिताता है। तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर चलकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया कर। नहीं पिताजी, मैं खेतों पर नहीं जाऊँगा, मैं भी छोटा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीते। राजू बड़ा हो गया तो एक दिन मोहन ने उससे कहा, बेटा, अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ थकान महसूस करने लगा हूँ। भगवान की दया से अब तुम काम करने लायक हो गए हो। अब तुम हमें काम करके खिलाओ। पिताजी, आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, कुछ दिन और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? राजू की ये बात सुनकर मोहन चुप हो गया। मोहन के समझाने का राजू पर कोई असर नहीं पड़ता और वो रोज की ही तरह इधर उधर घूमता रहता। और फिर इसी तरह कई साल और बीत गए। बेटा, अब तो तुम्हारे दाढ़ी मूछ भी निकल आई है। अब तो तुम काम काज करो ना। अब तो मैं सचमुच ही बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने ही मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका फर्ज है। आप अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो कोई काम काज नहीं करने वाला। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। सीमा, मैं तो राजू को समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूँ? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में ही खेतों में काम करता रहूँगा? आप इस तरह दुखी मत होइए। आप सरपंच जी के पास जाकर राजू की शिकायत कर दीजिए। तो सरपंच जी उसे बुलाकर कुछ समझा देंगे या डरा धमका देंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वरना मैं तो इसे कभी नहीं सुधार सकता। उसी दिन मोहन सरपंच जी के पास चला गया। सरपंच जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है, राजू। इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे, तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो।
लेकिन राजू मोहन की एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ। क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांगकर खा लेता हूँ। और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है। यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा, तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक मोतियों की माला निकाली और राजू को देते हुए कहा, तुम इस मोतियों की माला को पहन लो। ये मेरे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है, साथ ही तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन का मूल्य भी है। अरे बाबा, ये तो एक साधारण सी मोतियों की माला है। ये कोई साधारण मोती की माला नहीं है, बल्कि जादुई मोती की माला है। इस माला को तुम जैसे ही पहनोगे और हाथ लगाओगे तो एक जादुई तोता इससे बाहर निकल कर आएगा और वो तोता तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये माला तुम्हारे पास रहेगी वो तोता जब तक ही तुम्हारा गुलाम रहेगा। वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि राजू मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक और सुशील और महान इंसान है। फिर राजू वो माला पहनकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद, ये माला क्या वाकई में एक जादुई माला है? क्यों ना मैं एक बार इसे आजमा कर देखूं, कहीं बाबा ने मुझे मूर्ख तो नहीं बनाया। फिर राजू रुककर उस माला पर हाथ रखता है। तभी वहाँ एक तोता प्रकट हो जाता है। मैं तोता, क्या हुक्म है मालिक आपका? प्यारे तोते, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और जल लेकर आओ। जैसी इच्छा मालिक आपकी। इतना कहकर तोता अपने जादू से स्वादिष्ट पकवान की एक थाली प्रकट कर देता है। भोजन हाजिर है मेरे मालिक। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि कई सालों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। जरूर वो बाबा एक चमत्कारी बाबा है, जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में ये जादुई मोतियों की माला दी है। फिर जब राजू ने खाना खा लिया तो तोते ने अपने जादू से उस थाली को गायब कर दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे मालिक? प्यारे तोते, क्या तुम मुझे रामनगर मेरे मामा के पास पहुंचा सकते हो? उनसे मिले मुझे काफी समय हो गया है। क्यों नहीं मालिक, अभी रुकिए, मैं भी आपकी जाने की व्यवस्था करता हूँ। ऐसा कहकर तोते ने अपने जादू से एक बड़े से हंस को प्रकट किया। ये लीजिए मालिक, आपकी यात्रा के लिए प्रबंध हो गया है। आप इस हंस के ऊपर बैठ जाइए और फिर देखिए इस हंस का कमाल। फिर राजू हंस के ऊपर चला गया और हंस हवा में
उठ पड़ा। वाह तोते भाई, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मैं जल्दी ही मेरे मामा जी के यहाँ पहुँच जाऊँगा। ये लीजिए मालिक, अपन रामनगर की सीमा पर पहुंच गए हैं। अरे मेरे प्यारे तोते, अब तुम मुझे जल्दी से इस हंस से नीचे उतार दो, वरना इतने बड़े हंस को कोई देख लेगा तो खामखा कोई लफड़ा हो जाएगा। समझ गया मालिक, मैं अभी इस हंस को नीचे उतारता हूँ। फिर तोते ने उस बड़े से हंस को नीचे उतार दिया। मालिक, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? अब तुम इस बड़े से हंस के साथ गायब हो जाओ, और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ, लेकिन एक बात बताते जाओ, इस समय मेरे मामा के घर में खाने में क्या बना होगा? जो हुक्म मेरे मालिक, थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में तोते ने अपने जादू से पता लगा लिया। मालिक, आज तो आपके मामा के यहाँ बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, जलेबी, खीर, लड्डू। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब तुम गायब हो जाओ। फिर तोता वहाँ से गायब हो गया और राजू अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ा। प्रणाम मामा जी। सदा सुखी रहो राजू बेटा। लेकिन बेटा, आज तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है मामा जी, माँ भी बिल्कुल सही है। बहुत महीने हो गए थे आपकी तरफ से ना कोई खत मिला था और ना ही कोई संदेश, इसीलिए माँ ने मुझे आपके हालचाल पता करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी मामी भी तुम्हें देखकर यहाँ बहुत खुश होगी। रुको, मैं भी तुम्हारी मामी को बुलाता हूँ। अरे ओ अनीता, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। तभी वहाँ अनीता आ जाती है और फिर वो सभी लोग आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। अरे मामी जी, जो आपने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, खीर जलेबी, वो तो मुझे खिलाओ। राजू, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर जलेबी बनाई है? क्या तुमने कोई ज्योतिष विद्या सीखी है क्या? हाँ मामी जी, मुझसे खेती का काम नहीं होता, इसलिए मैंने ज्योतिष विद्या सीखी है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर कुछ भी बात बता सकता हूँ। मैं किसी भी खोई हुई चीज का पता भी बता सकता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अरे वाह राजू, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है, और हम तो वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रह गए। मामा की ऐसी बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। अरे मामा, आप चिंता मत करो, अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं आपको भी कुछ बनाकर ही वापस जाऊँगा। देखना जब आप अपने दोनों हाथों से किस तरह धन को बटोरोगे। राजू, क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? मामी जी, अब मुझे खाना खिला दो, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ हाँ राजू, तुम जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर दूसरे दिन से ही राजू की मामी अनीता गांव में जहाँ कहीं भी जाती, वहाँ मुफ्त में ही राजू की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। ये बात सुनकर गांव की एक औरत बोली, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगी। यदि राजू की बताई हुई बात से मेरी अंगूठी मिल गई तो मैं उसको अपने घर भोजन पर बुलाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना, हमारा राजू तुम्हारी खोई हुई अंगूठी का पता जरूर बता देगा। फिर अगले दिन जब वो औरत अनीता के घर पहुंची तो राजू उसकी सारी बात सुनकर बोला, आप चिंता ना कीजिए चाची जी, और आप सब बाहर जाकर बैठो, मैं भी आपको आपकी अंगूठी के बारे में पता करके बताता हूँ। बहुत अच्छा राजू, हम अभी बाहर चले जाते हैं। मामी और उस औरत के कमरे से बाहर जाने के बाद राजू ने अपने मोतियों की माला पर हाथ रखा और जादुई तोता को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। तो उस जादुई तोते ने अपनी जादुई शक्ति से उस औरत की अंगूठी के बारे में पता करके राजू को बता दिया और वहाँ से गायब हो गया। तो राजू ने उस औरत को अंदर बुलाया। सुनो चाची जी, आपकी अंगूठी चोरी नहीं हुई है, बल्कि आपकी गाय उस अंगूठी को चारे के साथ खा गई है। आप उसे बहुत सारा चारा खिलाइए तो गोबर के साथ ही आपकी अंगूठी बाहर आ जाएगी। उस औरत ने घर जाकर अपनी गाय को बहुत सारा चारा खिलाया। खा खा गोरी, तू बहुत सारा चारा खा। फिर अगले दिन जब गाय ने गोबर किया तो उस गोबर में वो अंगूठी मिल गई। अरे वाह वाह, मिल गई मेरी कीमती अंगूठी। इस तरह रामनगर और उसके आसपास के गांव में राजू पंडित की चर्चा होने लगी। अरे भाई,
मेरी बकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम अपने गांव के राजू पंडित के पास चले जाओ तो तुम्हें वो बकरी क्या उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। फिर वो आदमी राजू के पास पहुंचा। राजू, मेरी बकरी खो गई है, क्या तुम मेरी बकरी का पता बता सकते हो? तो फिर राजू ने उसे बाहर भेज दिया और अपनी जादुई तोता की मदद से उसकी बकरी का पता लगा लिया। तुम्हारी बकरी तुम्हारा बेटा ही चुराकर रतनगढ़ के मेले में बेचने के लिए चला गया है। क्या उस नालायक की इतनी हिम्मत हो गई? मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। राजू इसी तरह महान बनता चला गया। हर प्रश्न का उत्तर जो जादुई तोता बताता और नाम राजू का हो जाता। कुछ ही महीने में मामा का साधारण सा घर एक बड़ा सा घर बन गया। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए। सुनते हो, मैं सोच रही हूँ अपने राजू की शादी करा दे तो अच्छा होगा। वैसे भी राजू के लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अपने गांव के सेठ मनीराम जी का प्रस्ताव मान लूं। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। तो फिर आप शुभ काम में देरी मत कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आज ही सेठ जी को यहाँ बुला लेता हूँ। फिर शाम होने पर सेठ जी राजू के मामा के यहाँ आ गए और खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाई, मैं चलता हूँ और जाकर अपने गांव के पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। ठीक है सेठ जी। विवाह तिथि तय होने के बाद राजू के मामा ने अपने नौकर को राजू के घर भेज दिया। नौकर राजू के जाकर राजू के पिताजी से बोला, राजू भैया का विवाह हमारे गांव के सेठ मनीराम जी की बेटी के साथ तय हो गया है। राजू के मामा जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपने मालिक से कहना कि वो जो उचित समझे वो करे। नौकर के बहुत समझाने पर भी कि अब राजू बहुत महान बन गया, फिर भी राजू के पिता वहाँ शादी में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो नौकर वापस रामनगर लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही राजू का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करा दिया गया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद राजू अपनी पत्नी प्रिया से कहता है, सुनती हो भाग्यवान, मैं चाहता हूँ अपन दोनों स्वयं पिताजी के पास जाएं और जाकर उनका आशीर्वाद लें। हो सकता है तुम्हें देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाए। हाँ स्वामी, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। जो भी हो वो आपके पिता हैं, इसलिए हमें उनसे माफी मांगने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। तो तय रहा, हम दोनों कल सवेरे होते ही लखनपुर के लिए निकल जाएंगे। मैं आज ही मामा जी से कह दूंगा। फिर अगले दिन राजू अपने मामा से विदा लेने के बाद अपने ससुर के यहाँ जाता है। बेटा राजू, अच्छा होता यदि तुम पैदल जाने की जिद छोड़कर कुछ आदमी और बैलगाड़ी लेकर चले जाते। कम से कम सफर तो आराम से कट जाता। नहीं ससुर जी, हम दोनों पैदल ही चले जाएंगे। फिर मैं एक ज्योतिषी हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे किस तरह सफर तय करना चाहिए। ठीक है राजू, तुम जैसा उचित समझो। हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजू उसी समय अपनी पत्नी प्रिया के साथ अपने पिता के घर की ओर चल पड़ता है। पाँच मील चलने के बाद प्रिया एक पेड़ के नीचे रुक जाती है। अरे भाग्यवान, तुम तो अभी से थक कर रुक गई। अभी तो हमें 2 दिन का सफर और तय करना है। नहीं जी, अब तो मैं बिना सवारी के एक कदम भी आगे नहीं चल सकती। चाहे वो सवारी घोड़ा गाड़ी हो या गधा गाड़ी, ना होकर बैल ही क्यों ना हो। अपनी पत्नी की ये बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा, बैल का प्रबंध करना कौन सा मुश्किल काम है। मुझे अपनी पत्नी की ये इच्छा तो पूरी करनी ही चाहिए। राजू का शरारती दिमाग बहुत समय बाद फिर एक बार शरारत करने के लिए उतावला हो उठा। वो अपने मन में एक नई शरारत की योजना बनाकर बोला, ठीक है भाग्यवान, अब तुम पैदल नहीं चलना चाहती तो कुछ देर यहीं बैठकर आराम करो जब तक मैं नदी में नहाकर आता हूँ। ठीक है जी, जरा आप अपना ध्यान रखना। फिर राजू नदी की ओर चला गया। अब मैं बैल बनकर जरा प्रिया को थोड़ा सा परेशान कर लूँगा। कम से कम सफ़र में कुछ मस्ती तो होनी ही चाहिए। और फिर अपनी पत्नी को थोड़ा सा मजाक में परेशान करना
कोई गलत काम थोड़ी है। और जादुई तोते को भी यही बुला लेता हूँ, नहीं तो मुझे कोई देख लेगा तो इस जादुई माला का राज सबको पता चल जाएगा। इतना बोलकर राजू ने अपनी मोती की माला पर हाथ रखा और जादुई तोते को बुलाया। क्या आदेश है मेरे मालिक? हे जादुई तोते, तुम मुझे इसी समय एक बेल बनाकर यहाँ से गायब हो जाओ। तोता अपने जादू से राजू को उसी समय एक बेल बना देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन राजू की बेल बनते ही उसकी जादुई माला टूटकर नदी में गिर गई। लेकिन इस बात का राजू को जरा भी पता नहीं था और फिर वो वहाँ से थोड़ा आगे गया। अरे ये क्या, मेरे मुंह से तो बेल की आवाज निकल रही है। तुरंत राजू का ध्यान अपनी माला की ओर गया तो वो डर गया। हे भगवान, मेरी मोतियों की माला कहाँ चली गई? जरूर वो उसी नदी में कहीं गिर गई होगी। अरे राम राम, ये मुझे क्या हो गया? अब मेरा क्या होगा? अब मैं दोबारा इंसान कैसे बनूंगा? राजू अपनी इस शरारत पर अब केवल आंसू ही बहा सकता था। और उधर जब काफी देर तक राजू वापस नहीं लौटा तो प्रिया बहुत परेशान हो गई। इतनी देर हो गई, वो यहाँ से गए, वो अभी तक वापस नहीं आए। मुझे नदी के पास जाकर देखना चाहिए। ऐसा कहकर प्रिया नदी के पास जाती है, लेकिन उसे राजू वहाँ दिखाई नहीं देता। और तभी उसे बेल की आवाज आती है और उसे एक बेल दिखाई देता है। तो प्रिया डरकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो बेल भी प्रिया के पीछे पीछे आ जाता है। प्रिया ने बेल से पीछा छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो उसके पीछे पीछे ही आ रहा था। अरे ये बेल तो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अब तो मुझे इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे भाग्यवान, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारा राजू हूँ। लेकिन प्रिया ने पास से एक लकड़ी उठाई और उस बेल को मारने लग गई। अरे भाग्यवान, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा ही पति हूँ, मुझे पहचानने की कोशिश करो। तभी एक इंसान अपनी बेल को ढूंढता हुआ वहाँ आ गया। ये तो मेरा बैल हीरा है और वो औरत उसे मारे जा रही है और वो कलमुआ ढीठ बनकर पीटे जा रहा है। ये कमबख्त को जब मैं मारता हूँ तो इधर उधर भाग जाता है। अभी बताता हूँ मैं इसे। फिर वो किसान प्रिया के पास जाता है। अरे बहन जी, क्यों मेरे हीरा को बेरहमी से मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इसने आपका? अरे अब ये कौन आ गया जो मुझे अपना हीरा बोल रहा है? अच्छा, तो ये बेल आपका है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप इस शरारती बेल को बांधकर क्यों नहीं रखते? देखो ये कब से मेरा पीछा करता ही जा रहा है और जब मैंने इसे बहुत पीटा फिर भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन अब ले जाओ आप इस पागल बेल को यहाँ से। अरे पागल औरत, अपने पति को दूसरे आदमी के हवाले कर रही हो। अरे मूर्ख औरत, आजीवन बैठकर रोती रहोगी। हे भगवान, कैसा घोर कलयुग आ गया है। सतयुग में औरत एक बार जिसे अपना पति मान लेती थी, आजीवन उसी के साथ अपना जीवन बिताती थी, चाहे वो बंदर बन जाए या बेल बन जाए। माफ करना बहन जी, मेरे हीरा ने आपको जो तकलीफ दी उसकी सजा मैं इसे घर जाकर दूंगा। लेकिन आप कौन हैं और इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? आपने रामनगर के पंडित जी का नाम सुना होगा। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ और मैं उनके साथ उनके गाँव जा रही थी। इस तरह प्रिया ने उस किसान को सारी बात बता दी। अगर बहन जी मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप मुझे बताइए। यदि आप मुझे अपने बेल के ऊपर बिठाकर मेरे घर पहुँचा दो तो आपका मेरे ऊपर बहुत उपकार होगा। अरे इसमें उपकार की क्या बात है, आप बैठ जाइए मेरे बेल के ऊपर। फिर किसान प्रिया को बेल के ऊपर बिठाकर रामनगर की ओर चल पड़ा। चलते चलते राजू सोचने लगा, हे राम, मैंने तो प्रिया से मजाक करने की सोची थी। मुझे क्या मालूम था कि बैल बनकर मुझे उसको अपनी सवारी करानी पड़ेगी। किसान ने प्रिया को उसके घर पहुंचा दिया और अपने बेल को लेकर वापस लौट गया। पिताजी, ये क्या हो गया? वो मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? तुम चिंता मत करो बेटी, मैं चारों तरफ उसकी खोज करवाऊंगा। मुझे विश्वास है कि वो जल्दी ही मिल जाएगा। और उधर किसान के घर के बाहर बंदा राजू अपनी मूर्खता पर आंसू बहाए जा रहा था। अरे मैंने अपनी शरारत से अपना ये क्या हाल बना लिया है। अगर बड़ों का कहा माना होता तो आज मौज की जिंदगी जी रहा होता। मैंने ससुर जी और पिताजी की बात ना मानकर
बहुत बड़ी भूल करी है। हमेशा शरारत करके दूसरों को परेशान करता रहा। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? तभी किसान उसे कहता है, अरे हीरा, तू धूप में बैठकर अपने आंसू क्यों बहा रहा है? तुझसे छाया में नहीं बैठा जाता क्या? किसान के इतना बोलते ही बेल छाया में चला जाता है। ये देखकर वो हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे वाह, अब अपना हीरा तो बड़ा ही समझदार हो गया है। कितनी जल्दी मेरी बात को समझ गया। फिर रात होने पर वो किसान, अरे सुनती हो भाग्यवान, आजकल मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि मैं जो भी काम हीरा से कहता हूँ वो वही करता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपना हीरा बड़ा ही अड़ियल है। जब वो डंडे तक की भाषा नहीं समझता तो वो आपकी भाषा क्या समझेगा? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ भाग्यवान। मुझे ऐसा लगता है कि वो मनुष्य की बोली को समझने लगा है। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कल सुबह तुम खुद ही आजमा कर देख लेना। अगर आपकी ये बात सच्ची है और अपना हीरा इतना आज्ञाकारी है तो समझ लो, हमें मालामाल होते देर नहीं लगेगी। वो कैसे भाग्यवान? आप गांव-गांव जाकर अपने बेल का खेल दिखाना। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे हीरा, तू तेरे लिए घास का बंडल घर की दूसरी तरफ से उठा कर ले आ। प्यार से ही इसकी बात मान लूं तो मेरी भलाई है, वरना ये मुझसे डंडे के जोर पर काम करवा लेंगे। फिर बेल चुपचाप दूसरी ओर जाकर अपने लिए चारा उठा कर ले आया। अरे वाह हीरा, तुमने तो तबीयत ही खुश कर दी। अब तुम देखना, मैं तुम्हें रोज कितनी हरी हरी घास खिलाऊंगी। हाय हाय, घास खा खा कर मेरा पेट खराब हो गया है। अब पता नहीं कब स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। सच में आपकी बात तो बिल्कुल सच निकली। अब आप शुभ काम में देरी मत कीजिए, बेल को अपने साथ ले जाइए और इसका खेल दिखाइए। और बाहर से ये सब खड़ा खड़ा बेल सुन रहा था। अब ये किसान का बच्चा मुझे जमूरा बनाएगा। वाह रे मेरी किस्मत। चलो ये जिंदगी भी सही है। पहले मैं पंडित के रूप में लोगों को सब कुछ बताया करता था, अब बैल के रूप में बताऊंगा। किसान उसी दिन से बेल का खेल दिखाकर खूब पैसे कमाने लगा। देखो भाइयों, देखो मेरे समझदार बैल का चमत्कार। देखो ये मनुष्य की बोली को कैसे समझता है। इसी तरह तमाशा दिखाता किसान रामनगर की सेठ की हवेली के बाहर जा पहुंचा। आओ आओ भाइयों और बहनों, मेरे समझदार बैल का कारनामा देखो। आपने ऐसा बैल अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा होगा। आओ आओ। घर की खिड़की से प्रिया उस बेल को देख लेती है। अरे ये तो वही बेल है जिसने मेरी नाक में दम कर दिया था। और जल्दी ही राजू की नजर भी अपनी पत्नी प्रिया पर पड़ गई। अरे वाह वाह, आज तो मेरी पत्नी के दर्शन हो गए। अरे भाग्यवान, तू एक बार मुझे पहचान तो ले, मुझे अपने गले से तो लगा ले। हाय रे मेरी किस्मत। बेटी अपने मायके में खुश है और जमाई बेल के रूप में ससुराल के सामने खड़ा है। खास में एक बार मेरे मामा जी से भी मिल पाता। तभी सेठ जी और प्रिया घर के बाहर आ जाते हैं। प्रणाम मालिक, प्रणाम छोटी मालकिन। प्रणाम पिताजी, तुम कैसी हो प्रिया? अरे पिताजी, इस समझदार बेल के लिए बढ़िया घास तो मंगवा लो। उस समय हमने इसे कुछ भी नहीं दिया था। हाय मेरा भाग्य, आज मेरी पत्नी ही मुझे घास खिला रही है, वो भी मेरे ससुराल में। फिर प्रिया ने किसान को बहुत सारा धन देकर वहाँ से विदा किया। भगवान, इस बार ससुर ने और मेरी पत्नी ने मुझे किस तरह विदा किया, पता नहीं अब मैं अपनी पत्नी से कब मिल पाऊंगा। अब किसान के दिन बड़े ही आनंद से गुजर रहे थे। अरे भाग्यवान, हीरा की वजह से तो हमारी किस्मत ही पलट गई। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। अजी, जब भी तो मैं भी अपने हीरा का बहुत ध्यान रखती हूँ, उसे पेट भरकर घास खिलाती हूँ। बाहर से खड़ा खड़ा ये सब राजू सुन रहा था। अरे अब तुम्हारे ये अच्छे दिन वापस जाने वाले हैं, क्योंकि मैं आज रात ही रस्सी तोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। फिर उसी दिन रात होने पर राजू रस्सी तोड़कर वहाँ से भाग निकला और सीधा वो उसी जगह चला गया जहाँ उसे वो बाबा मिले थे। हे भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी गलतियों को माफ कर दो। हे प्रभु, या तो मुझे दोबारा इंसान बना दो या फिर दिमाग से भी बैल बना दो। तभी उसके पास वो बाबा आ जाते हैं। मुझे पता था नादान लड़के कि एक दिन तेरा ये शरारती दिमाग ही तुझे ले डूबेगा और अंत में तू पछताएगा। मुझे तेरी मदद तो नहीं करनी चाहिए, पर मैंने एक दिन तेरा अन्न खाया था। उस दिन तूने जो मुझ पर दया दिखाई थी, उसी के कारण मैं तुझे वापस इंसान बना रहा हूँ। फिर साधु बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में
बेल से राजू वापस इंसान बन जाता है। बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए और मुझे बचा लीजिए। तो फिर राजू, तुम मुझे वचन दो कि तुम अब भविष्य में कभी भी किसी के साथ कोई भी शरारत नहीं करोगे और सबका आदर करते हुए उन्हें प्रसन्न रखने की कोशिश करोगे। मैं आपको वचन देता हूँ बाबा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए बाबा। सदा सुखी रहो पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। फिर राजू वहाँ से चला जाता है। और सुबह होने तक अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है। राजू को सही सलामत देखकर सेठ मनीराम और अपनी प्रिया बहुत ही खुश होते हैं। आप मुझे अकेला छोड़कर उस दिन कहाँ चले गए थे? भाग्यवान, तुम ऐसा समझ लो कि मैं रास्ता भटक गया था, लेकिन अब बिल्कुल सही रास्ते पर आ गया हूँ। फिर कुछ दिन बीतने के बाद ससुर जी, अब आप मुझे विदा कीजिए। मुझे अपने माता पिता के पास जाना है। जाओ बेटा, भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। लेकिन अब मैं लखनपुर राज्य पैदल नहीं जाऊंगी। बिल्कुल नहीं जाएंगे भाग्यवान। जिस तरह पिताजी हमें विदा करेंगे, हम उसी तरह अपने घर जाएंगे। फिर सेठ जी ने एक अच्छी सी बैलगाड़ी में बिठाकर अपनी बेटी और अपने दामाद को विदा किया। गांव पहुंचकर राजू ने अपने पिता से हाथ जोड़कर माफी मांगी। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं किसी भी तरह की शरारत नहीं करूँगा। मैं कसम खाता हूँ। पिताजी, आप मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मुझे तुम्हारे मामा जी से तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। अब मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर उस दिन के बाद से राजू शरारत छोड़कर अपना सुखी जीवन जीने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।